स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैक बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में हिंदी का क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा। तो जैसे कि बहुत दिनों से हम सभी प्रतीक्षा कर रहे थे कि जैक बोर्ड के द्वारा मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया जाए, जो कि जारी कर दिया गया है। और इसके आधार पर हम देखेंगे कि किस भाग से कितने प्रश्न आ रहे हैं और अब हमें आगे की तैयारी कैसे करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके भाग देख लेते हैं प्रश्न के। तो पठित गद्यांश और पद्यांश, क्षितिज, कृतिका, व्याकरण, रचना के अंतर्गत पत्र लेखन, निबंध और विज्ञापन लेखन, इतने भाग हैं। कुल 90 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और 10 अंकों का प्रैक्टिकल होगा। इस 90 अंकों में अपठित गद्यांश से 10 अंक, अपठित पद्यांश 10 अंक, क्षितिज भाग 2 इस पाठ्य पुस्तक से 30 अंक, कृतिका भाग 2 इस पाठ्य पुस्तक से 5 अंक का प्रश्न, व्याकरण से 20 अंकों का प्रश्न, पत्र लेखन 5 अंक, निबंध लेखन 5 अंक, विज्ञापन लेखन 5 अंक और इस तरह से कुल 90 अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने प्रश्न आने वाले हैं और उन प्रश्नों में अंकों की स्थिति क्या रखी गई है। तो कुल 13 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न अपठित गद्यांश का है, जिसमें 4 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQ पूछे जाएंगे। ऐसे प्रश्नों में एक प्रश्न होता है और उसके उत्तर के 4 विकल्प दिए होते हैं, आपको सही विकल्प चुनकर लिखना होता है। तो ऐसे 4 प्रश्न रहेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित 2 प्रश्न रहेंगे और 2-2 अंकों के लघु उत्तरीय प्रश्न भी इसमें दिए जाएंगे। इसी तरह अपठित पद्यांश में भी 4 अंकों का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा MCQ। 2 अंकों के लिए एक अंक के 2 प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित रहेंगे और 2 अंकों के प्रश्न लघु उत्तरीय रहेंगे। व्याकरण में 3 भागों में बांटा हुआ है। 10 प्रश्न MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। एक अंकों के रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित 6 अंकों का 6 प्रश्न रहेगा। व्याकरण में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी है, जो 4 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। पाठ्य पुस्तक क्षितिज, इसमें आप देखेंगे कि पठित गद्यांश और पठित पद्यांश, इससे भी प्रश्न रहते हैं। तो पठित गद्यांश से MCQ 1 अंक का रहेगा। 2 अंकों के लघु उत्तरीय प्रश्न 3 रहेंगे। इसी तरह क्षितिज गद्य भाग से दीर्घ उत्तरीय 4 अंकों के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ऐसे 2 प्रश्न रहेंगे। क्षितिज में पद्यांश में आप देखेंगे कि पठित पद्यांश से 1 MCQ रहेगा और 2-2 अंकों के 3 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। पाठ्य पुस्तक क्षितिज पद्य भाग से दीर्घ उत्तरीय 2 प्रश्न रहेंगे 8 अंकों के, यानी कि 4-4 अंकों के 2 प्रश्न वहां पर दीर्घ उत्तरीय भी रहेंगे। कृतिका से केवल 1 प्रश्न पूछा जा रहा है और वह दीर्घ उत्तरीय है, कुल 5 अंकों के लिए। निबंध में शब्दों की संख्या का लिमिटेशन है, यहाँ पे सीमित कर दी गई है। 150 शब्दों में आपको लिखना है और 1 प्रश्न रहेगा 5 अंक का। इसमें 3 विकल्प दिए रहेंगे और विकल्पों में से आपको 1 का चयन करके लिखना है 150 शब्दों में। इसी तरह पत्र लेखन, इसमें भी 1 ही प्रश्न रहेगा जो आपको 5 अंक के लिए लिखना है। विज्ञापन लेखन 1 प्रश्न 5 अंक के लिए लिखना है। तो इस तरह से कुल 90 अंकों की परीक्षा बोर्ड एग्जामिनेशन में होगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ अंतर हैं पहले की बोर्ड परीक्षाओं से। इस बोर्ड परीक्षा की तैयारी में आपको कुछ अंतर रखना है। अंतर क्या है? तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या आप नीचे देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या यहाँ पर हो रही है 30। तो 90 में 30 प्रश्न वस्तुनिष्ठ हो रहे हैं और बाकी सब्जेक्टिव हो रहे हैं, विषयनिष्ठ हो रहे हैं। अब हम लोग एक नजर डालते हैं जारी हुए मॉडल टेस्ट पेपर पर। तो इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सैंपल पेपर है, आपके पास भी ये आया होगा। यहाँ पर गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यह प्रश्न काफी आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर आपको देना है वो आपके सामने गद्यांश के रूप में है। सबसे पहले इसे गंभीरता के साथ एक बार पढ़ लीजिए और फिर इसके उत्तर देना शुरू करिए। तो यहाँ पर अगर आपने इसे पढ़ लिया होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न बहुत आसान है, जैसे कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए क्या है? आपने ऊपर पढ़ा हुआ है कि वह वरदान है, तो यहाँ पर आप सही उत्तर का चयन कर सकते हैं। ख इसका सही उत्तर होगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में टेलीविजन की तरह क्या होता है? तो यहाँ पर सही क्या होगा? स्क्रीन।
जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का उत्तर देते हैं तो एक चीज जरूर ध्यान में रखिए कि आपका सही उत्तर क्या है और बाकी तीनों उत्तर गलत क्यों है। तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि टेलीविजन में माउस, प्रिंटर या कीबोर्ड नहीं होता है, इसीलिए स्क्रीन यहाँ पर सही उत्तर है। एमसीक्यू प्रश्नों की एक खासियत यह होती है कि इसमें आपको पूरे अंक मिलते हैं। साथ ही एक बात यह भी है कि अगर ये गलत हो गया तो आपके पूरे के पूरे अंक यहाँ पर कट भी जाते हैं। चिप का आकार कितना बड़ा होता है? तो यहाँ पर आपने गद्य में देखा हुआ है कि इससे बताया है आदमी के नाखून के बराबर। तो यहाँ पर हम इस 3 प्रश्नों का ही उदाहरण लेते हैं और इसको यहाँ पर हम गद्य में एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से इसे बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया है कि यह वरदान की तरह है। दूसरा उत्तर हमारा था कि वह स्क्रीन कंप्यूटर में टेलीविजन के जैसा एक स्क्रीन होता है। तो यहाँ पे देखिए चिप भी यहाँ पे बताया गया है कि चिप आदमी के नाखूनों के बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए टेलीविजन की तरह एक स्क्रीन होती है। तो इस तरह सारे उत्तर आपको यहाँ पर गद्यांश में मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का हल बड़ी सावधानी के साथ करें। इसका आप सही उत्तर बिल्कुल दे सकते हैं और पूरे के पूरे अंक आपको इसमें मिल जाएंगे। श्रम साध्य का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर आपने देखा है कि जब हम पूरी पंक्ति पढ़ते हैं यहाँ पर तो श्रम साध्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर दुनिया के जटिल से जटिल और श्रम साध्य कार्यों को चुटकी में बजाते ही हल कर देता है। तो यहाँ पर श्रम साध्य शब्द का अर्थ हम यहाँ देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। कठिन परिश्रम, आराम, साधना या माध्यम। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा कठिन परिश्रम। कंप्यूटर एक डैश उपकरण है। यह पंक्ति भी हमने यहाँ पर देखी थी कि कंप्यूटर एक क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो सारे के सारे उत्तर आपको यहाँ पर गद्यांश में मिलते जा रहे हैं, आपको बस वहां से ढूंढकर लिखना है। कंप्यूटर की डैश में सूचनाओं को सुरक्षित रखा जाता है। कहाँ पर सुरक्षित रखा जाता है? यहाँ पे आपने देखा होगा कि इस पैराग्राफ में ये दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि कंप्यूटर की मेमोरी में सूचनाओं को सुरक्षित रखा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका उत्तर भी आपको मिल गया। तो इस तरह ये जो 10 अंकों का प्रश्न है वो आप बिल्कुल सही बना सकते हैं। भले ही आपने उस गद्यांश को नहीं पढ़ा है फिर भी आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इसी तरह यह जो लघुत्तरीय प्रश्न है इनके उत्तर भी आपको मिल जाएंगे। आज के युग कंप्यूटर आज के युग का वरदान है, कैसे कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। तो ये 2 प्रश्नों के उत्तर भी आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। कंप्यूटर आज के युग के लिए वरदान कैसे, यहाँ पे आपको शुरुआत के 3 पंक्तियों में मिल जाएगा। और इसी तरह यह कैसे काम करता है यह भी आपको इसमें आराम से यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है यहाँ से लेकर के कंप्यूटर जिसके माध्यम से कंप्यूटर कार्य करता है। तो यहाँ तक में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा जिसे आप इसके हिसाब से लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जब हम गद्यांश पढ़ते हैं तो उसका हल बताना काफी आसान होता है क्योंकि गद्यांश को पढ़कर उसे समझना हमारे लिए आसान रहता है। लेकिन जब हम पद्यांश पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन हो जाता है, उत्तर देने में कठिनाई होती है। तो सबसे पहले जब आप पद्यांश को पढ़ें तो यह ध्यान में रखिए कि इस पद्यांश के जरिए क्या कहा जा रहा है वह आप सारांश के रूप में समझ जाएं। यहाँ पर कहते हैं पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न क्या है, भगवान के डाकिये कौन है। आप आसानी से बता सकते हैं इनमें से पक्षी और बादल। एक देश की धरती दूसरे को क्या भेजती है? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो आपको इसके उत्तर भी यहाँ पर मिल जाएंगे। ये पहले प्रश्न का उत्तर है पक्षी और बादल और दूसरे का सुगंध। तीसरा है डाकिया शब्द में या क्या है। तो आपने व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग प्रत्यय पढ़ा होगा तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। प्रकृति को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? यहाँ पर
प्रकृति को, यहाँ पर सही उत्तर प्रत्यय होगा। प्रकृति को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो यहाँ पर संदेशवाहक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि वह संदेश लेकर एक दूसरे के पास जाता है। भगवान के डाकिये एक डैश से दूसरे महादेश जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं। तो ये सारे उत्तर आपको पद्यांश में ही मिल जाएंगे, बस ध्यान पूर्वक आपको इसे पढ़ना है। एक देश की धरती डैश को सुगंध भेजती है, दूसरे देश को सुगंध भेजती है, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो यही आंसर यहाँ भी आ रहा है। तो इस तरह ये 20 अंक के जो प्रश्न है वो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, और इसमें आपसे गलती होने की संभावना बिल्कुल कम है, क्योंकि जो पैसेज आपको दिया हुआ है, जो गद्यांश या पद्यांश दिया हुआ है, आप उसी से चुनकर उत्तर लिख रहे हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भगवान के डाकिये कहाँ कहाँ तक जाते हैं और क्या क्या बांटते हैं, इस काव्यांश में कवि क्या कहने का प्रयास किए हैं। तो ये दोनों ही उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं समझने के बाद। इसके बाद व्यवहारिक व्याकरण। इसमें आप ये जरूर ध्यान में रखिए कि सिलेबस को संक्षिप्त किया गया है और उसमें कौन कौन सी चीजों को हटा दिया गया है। तो यहाँ पर पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, यह आप जब कर्म पढ़ेंगे तो सकर्मक अकर्मक के आधार पर आप इसका आंसर दे पाएंगे। ड्राइवर बस चला रहा है, तो इसमें भी आप क्रिया का भेद आसानी से दे सकते हैं। मोहन घर जाता है, इस वाक्य में कौन क्रियापद है? तो इस तरह इसका हम साथ साथ में उत्तर भी करते जाते हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो ये अकर्मक हमने देखा था पढ़ते वक्त कि अकर्मक जो गत्यात्मक क्रियाएं होती हैं वो अकर्मक होती हैं। अगर आपको इस क्रिया वाले भाग में कोई भी संदेह है तो आप हमारा क्रिया का वीडियो वहां पे देख सकते हैं, जिसमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया को समझाया गया है। ड्राइवर बस चला रहा है, यह क्या होगा? सकर्मक। मोहन घर जाता है, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? जाता है। तो इस तरह के सारे प्रश्न आप उस वीडियो में देख सकते हैं। आप क्रिया वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है। खिलौना किसने तोड़ा? क्रियापद बताएं। तोड़ा। निम्न में से कौन अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो अंबर का अर्थ क्या होता है? अंबर का अर्थ दो होता है, आकाश और वस्त्र। कपास भी उस संदर्भ में आ सकता है, इसीलिए इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है धरती। यहाँ पर नहीं शब्द को जरूर देखिए, और जब भी एमसीक्यू कर रहे होते हैं तो प्रश्न को आधा पढ़कर उत्तर मत दीजिए, प्रश्न को पूरा पढ़िए, साथ ही उत्तर के सभी विकल्पों को देखिए। कृष्ण का अनेकार्थी शब्द नहीं है उजला, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं काला कृष्ण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। श्री कृष्ण को भी कृष्ण कहते हैं, उनका नाम है। 15 दिनों का पक्ष कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के रूप में हम लेते हैं। तो अनेकार्थी शब्द नहीं है वाला प्रश्न है, नहीं पर जरूर ध्यान दीजिए और ऑप्शन पर भी ध्यान दीजिए, ये होगा उजला। निम्न में मित्र का सही अर्थ है क्या है? अरि कहते हैं दुश्मन को, दोस्त, प्रेम या धन। तो मित्र दोस्त के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। निम्न में कौन सा कनक का सही अर्थ नहीं है? अब यहाँ पर नहीं प्रश्न है, तो आप जानते हैं कनक का अर्थ सोना होता है, कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, और कनक का अर्थ गेहूं भी होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा कंगन। यही छात्र कक्षा में प्रथम आया है, यह निम्न में से कौन सा वाक्य है? सरल, मिश्र, संयुक्त या उपवाक्य? यह सरल वाक्य है। वाक्य के लिए भी आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये दोनों लिंक जरूर डाल दूंगी। हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हों, निम्न में से कौन सा वाक्य है? हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हों, तो यह मिश्र वाक्य होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्यय से कीजिए, अव्यय के लिए भी हमारा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। रमेश कल अवश्य आएगा, यहाँ पर जो हमारा रिक्त स्थान है वो अवश्य से भरा जाएगा। पिता और पुत्र घूमने जा रहे हैं, तो रिक्त स्थान की पूर्ति किससे होगी? और से। पहला प्रश्न कीजिए,
फिर दूसरा, तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति में हम लिखेंगे फिर। खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ, तो इसमें उत्तर क्या होगा, ताकि। मैंने पुकारा परंतु तुमने सुना नहीं, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में हम लिखेंगे परंतु। वह जल्दी चला गया ताकि ट्रेन पकड़ सका, नहीं, वह जल्दी चला गया डैश ट्रेन पकड़ सका तभी, तो यहाँ पर हम रिक्त स्थान में लिखेंगे तभी। तो जब भी आप 1 नंबर के प्रश्नों का उत्तर दे रहे होते हैं तो प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए और फिर उसका उत्तर चुनिए, और इस तरह से आप देखेंगे कि अव्यय, वाक्य और क्रिया, ये 3 वीडियोस देखने के बाद या 3 कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप बहुत सारे व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर सही दे पाएंगे। इसके बाद एक 4 नंबर का प्रश्न है। ऐसे इसमें व्याकरण में 2 से 3 क्वेश्चन ही बनेंगे। अगर आप ध्यान से उसकी तैयारी करें तो आराम से इस 4 अंकों के लिए आप पहले से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं तथा रचना के आधार पर वाक्य के भेदों का नाम लिखें। तो यह एक विषयनिष्ठ प्रश्न है, जिसका उत्तर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको लिखना है। जब इसका उत्तर लिखेंगे तो एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि जैसे यहाँ पर आप देखिए कि 2 प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है रचना के आधार पर वाक्य के भेदों का नाम लिखें। तो इसका उत्तर भी आप 2 भाग में लिखेंगे। एक भाग में वाक्य किसे लिखते हैं लिखेंगे, और पैराग्राफ बदल कर फिर आप वाक्य के भेदों के नाम लिखेंगे। अब पाठ्य पुस्तक के आधार पर आप देखेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले एक गद्यांश दिया हुआ है और उस पर आधारित प्रश्न है। अब यहाँ पर ये जब गद्यांश को हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद हमें ये जरूर पता चल जाएगा कि ये किस पाठ से लिया गया है। तो यह लिया गया है एक कहानी यह भी से, और इस गद्यांश की लेखिका है मन्नू भंडारी। तो सभी पाठों को एक बार आप जरूर पढ़ लीजिए, जिससे गद्यांश किस पाठ से लिया गया ये आपको पता रहे। साथ ही साथ पाठ के लेखकों का भी नाम आप जरूर याद रख लीजिए, रचनाकारों का नाम साथ साथ में। लेखिका के पिताजी कितनी तरह के और किन किन अंतर विरोधों में जी रहे थे, पाठ आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो आप यहाँ पर इसका उत्तर देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि उनके अंदर 2 अंतर विरोध थे जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये आप उत्तर में लिख सकते हैं। यहाँ किस डॉक्टर साहब का जिक्र है और उन्होंने किसकी प्रशंसा की, तो यहाँ पर किस डॉक्टर साहब का जिक्र है ये आपने पाठ में पढ़ा होगा कि डॉक्टर साहब लेखिका के पिता के मित्र थे और उन्होंने मन्नू भंडारी की ही प्रशंसा की थी, लेखिका की ही प्रशंसा की थी। लेखिका कितने दिन पहले और कहाँ के भाषण की चर्चा चल रही है, तो ये उनके कॉलेज के दिन थे और जिस समय उन्होंने एक चौराहे पर भाषण दी थी। तो आप पाठ के जरिए इन प्रश्नों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक से एक प्रश्न है, नेताजी का चश्मा से एक प्रश्न है, एक प्रश्न बाल गोविंद भगत से है और एक प्रश्न नौबत खाने में इबादत पाठ से है। यानी कि 4 पाठों में से अगर आपने किसी 2 पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप उन 2 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर चुनने का विकल्प है, और जब आपके पास विकल्प होता है तो उसमें सावधानी से चयन करना चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल कर सकें। तो जिस पाठ का उत्तर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है या जिस पाठ का उत्तर आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं, आप उसी प्रश्न का चयन यहाँ पर करेंगे। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो आप इसका उत्तर बहुत आराम से लिखेंगे। इसके बाद है पद्यांश को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो पद्यांश लिया गया है ये आप बता सकते हैं कि किस पाठ से है। यह उत्साह पाठ से है और जिसे लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अब यहाँ पर इनके प्रश्नों के उत्तर भी आप दे सकते हैं ये पद्यांश के आधार पर भी, और इस पाठ को आपने पहले पढ़ा है तो भी आप इसमें आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं। इसी तरह जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है यहाँ भी आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर एक प्रश्न सूरदास कविता से लिया हुआ है, इसके बाद उत्साह से, इसके बाद कन्यादान से और चौथा प्रश्न दंतुरित मुस्कान से। तो जो 2 कविताएं आपको बहुत चाहिए आप उन्हीं के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 आपके पास विकल्प है, इनमें से 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, तो विकल्प का चयन सावधानी पूर्वक करिए। इसके बाद है आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, तो माता का अंचल पाठ से लिया गया है। और दूसरा जो है ये साना साना हाथ जोड़ी पाठ से लिया गया है।
तो इन दोनों पाठों में से भी आप देख लेंगे कि कौन से पाठ का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। और जहां तक इस साल के सिलेबस की या पाठ्यक्रम की बात करें तो कृतिका में 2 ही पाठ हैं जिनका चयन किया गया है। तो निश्चित रूप से 2 प्रश्न जो है वो हमेशा अथवा में आएंगे और 2 अलग अलग पाठों से आएंगे। तो इसका आप ध्यान यहाँ पर रखेंगे कि दोनों में से एक पाठ ऐसा हो जिसके प्रश्नों का उत्तर आप बहुत आसानी से दे सकें। रचना लेखन में बात करते हैं। संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको निबंध लिखना है और वो भी मात्र 150 शब्दों में। छोटा निबंध ही आपको लिखना है। मेरा राज्य झारखंड एक बहुत महत्वपूर्ण निबंध है, तो इसको आप जरूर कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि इसमें परिचय, सीमा और निवासी, साधन, इसमें कुछ डाटा है जो आपको याद करना पड़ेगा, तो वो उसको आप पहले से लिख कर रख लीजिए। इसी तरह जीवन में खेलकूद का महत्व पर आप लिखना चाहते हैं या बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर लिखना चाहते हैं, जिस पर आप अच्छे से लिख सकते हैं। अच्छे से विषय का चयन करिए और उस पर आप संकेत बिंदुओं के आधार पर मात्र 150 शब्दों में आपको निबंध लिखना है, तो वो आप लिख सकते हैं। इसी तरह आप देखिए पत्र लेखन का है, तो पत्र लेखन में भी आप एक अनौपचारिक प्रश्न से लिया गया और एक औपचारिक प्रश्न से लिया गया है। तो आपने अगर किसी एक की भी तैयारी की है तो आप आराम से उसका उत्तर दे सकते हैं। पत्र लेखन में एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि फॉर्मेट सही होना चाहिए आपका, जो प्रारूप है पत्र का वो बिल्कुल सही होना चाहिए, और जो बीच में आप पत्र में जो कथ्य होता है आपका, उसको बहुत लंबा करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसे सधे हुए शब्दों में, कम शब्दों में लिखिए ताकि आपकी गलती कम हो, और 5 में 5 अंक आपको वहां पर, प्रारूप अगर सही रहेगा, कथ्य सही है तो आपको मिल जाएंगे। इससे संबंधित भी आप वीडियो देख सकते हैं। इसके ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद है कि सड़क सुरक्षा एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार करें, या फिर पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करिए। तो विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए। इसमें कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आप जो शीर्षक लिखते हैं उसे एक अलग सुंदर बॉक्स बनाकर लिखें। उसमें जो चीजें हैं आपको 50 शब्दों में ही लिखना है। तो जो कोटेशन है, जो पॉइंट्स हैं, उसको बुलेट्स में लिखें, कोटेशन को कोट के अंदर लिखें, और कुछ अगर आप प्रतीकात्मक चित्र के द्वारा दर्शा सकते हैं तो वो भी आप दर्शाएं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको विज्ञापन लेखन का एक अलग से वीडियो का लिंक भी इसमें मैं जरूर पोस्ट करूं, जिससे आपको आसानी हो जाए। तो आशा करते हैं आपने इस प्रश्न के प्रारूप को समझा होगा, और इसे समझने के बाद आप अपने मॉडल टेस्ट पेपर को बहुत अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे और अधिक से अधिक अंक लाने में सफल होंगे। धन्यवाद।